गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आज हम एक नया एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ था। एग्जाम्पल 6 कल हमने बुक में ही लिख लिया था। एग्जाम्पल 7 फटाफट फॉर्मेट बनाकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ एक बार देख लो। सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, 111A, STCG है, LTCG है, सब कुछ दे रखा है और क्वेश्चन है आपसे टैक्स लाइबिलिटी मांगी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 पेज 37। एग्जाम्पल 7 पेज 37 फटाफट से नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 37, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम से हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22। ये आप जानती हो सेम फॉर ऑल केसेस है, चाहे रेजिडेंट व्यक्ति हो चाहे नॉन रेजिडेंट व्यक्ति हो। अभी हम सभी केस में इनकम सेम मान के चल रहे हैं। हालांकि आगे जाके आपको समझ में आएगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम्स अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट बाहर वाली इनकम पे इंडिया में टैक्स पे नहीं करता। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। तो एक तो आ रही है जी हमारे पास सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितनी है जी? सैलरी इनकम हमारे पास है 270। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है जी 15,000। ये दोनों नॉर्मल इनकम है, आप जानते ही हो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 15,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल गेन्स की इनकम है, कैपिटल गेन्स। और कैपिटल गेन्स में एक तो हमारे पास है शॉर्ट टर्म गेन, सेक्शन 111A वाला। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म गेन, सेक्शन 112 वाला। हालांकि मैंने पहले भी बोला था कैपिटल गेन कैलकुलेट करना तो 45 सेक्शन से लेके 55A सेक्शन में सिखा रखा है, लेकिन जो उसकी टैक्सेबिलिटी है वो सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A वहां से बता रखा है। ये पहले बात हमने डिस्कस की थी। वैसे कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो सेक्शन 45 से लेके 55A को ए के अंदर फॉल करता है। और लास्ट में हमारा लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन 112A वाला, सेक्शन 112A वाला। तो तीनों की अमाउंट देख लेते हैं भाई। 40,000, 70 और 460। 40 और 70 तो एज इट इज लिख दो, 40,000, ठीक है। एक सेकेंड, 40,000 है, 70 है और 460 है। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, बच्चे कई बार यहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ये अमाउंट आ रही है 460, इसको कई बार बच्चे 360 लिख देते हैं, इसको कई बार बच्चे 360 लिख देते हैं। दीपशिखा जी एक डाउट पूछ रही हैं कि सर जहां LTCG 112A वाला आ गया तो वहां क्या रिबेट किसी और स्पेशल इनकम में से भी नहीं मिलेगी? पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रिबेट इनकम में से नहीं मिलती है, रिबेट मिलती है टैक्स की अमाउंट में से। और ध्यान रखना, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि जो रिबेट है 87A सेक्शन का, वो सिर्फ LTCG 112A वाला जो इनकम है उसका जो टैक्स है उसमें से नहीं मिलेगी। यानी अगर कैजुअल इनकम का टैक्स है उसमें से भी रिबेट मिल जाएगी, जो हमारा 111A सेक्शन वाला टैक्स है उसमें से भी रिबेट मिल जाएगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर मेरे क्वेश्चन में LTCG 112A आ गया तो मैंने किसी भी स्पेशल इनकम से रिबेट नहीं देनी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये 112A सेक्शन है ना, ये 1 लाख रुपीज की इनकम एग्जम्प्ट नहीं करता, सिर्फ ये बोलता है कि आप टैक्स भर देना 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे। तो यहां पे आपने पूरा 460 ही दिखाना है, यहां पे आपने पूरा 460 ही दिखाना है। जिन बच्चों ने घर पे यहाँ 360 दिखाया है उनका आंसर गलत हो जाएगा। और इसका लॉजिक सिंपल सा ये है, जो 1 लाख रुपीज है ना वो सेक्शन 10 की एग्जम्पशन नहीं है,
सेक्शन 10 जो मैंने आपको बताया था, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10 में नहीं लिखा हुआ कि 1 लाख एग्जाम्प्ट कर दो। अगर सेक्शन 10 में लिखा होता फिर मैं यहां 1 लाख माइनस करके शो करता 360, लेकिन हमारे को कोई एग्जाम्पशन नहीं दे रखी सेक्शन 10 ने, इनकम में पूरा शो करो। सिर्फ जो टैक्स की कैलकुलेशन जब आप करोगे वहां से 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, वहां से 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया जी 5,70,000, 5,70,000। तो अगर किसी भी बच्चे ने 1 लाख माइनस करके यहाँ लिखा है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 1 लाख माइनस करके आपने टैक्स लाइबिलिटी में दिखाना है। आई होप पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अदर सोर्सेज इनकम पे। उसके बाद हम आएंगे अदर सोर्सेज इनकम पे, और अदर सोर्सेज इनकम के अंदर हमारे पास कैजुअल इनकम है मेरे हिसाब से। सिर्फ कितने की है जी कैजुअल इनकम? कैजुअल इनकम हमारे पास है जी 80,000 की, 80,000 की, और डिडक्शंस हैं 2 लाख की, डिडक्शंस हैं 2 लाख की। तो पहले 80,000 लिखते हैं। फटाफट ग्रॉस टोटल इनकम की फिगर बताओ कितनी आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम की फिगर कितनी आ गई जी बता दो एक बार। माइनस कर देंगे डिडक्शंस सेक्शन 80C टू 80U। जैसे ही मैं यहां 2 लाख लिखूंगा, पहले मैं ऊपर जाके चेक करूंगा क्या मेरे पास 2 लाख की नॉर्मल इनकम है। मैं अभी चेक करता हूं, मेरे पास ये भी नॉर्मल इनकम है, मेरे पास ये भी नॉर्मल इनकम है। तो कूट कूट के नॉर्मल इनकम भरी हुई है हमारे क्वेश्चन में। तो आराम से मैं यहाँ पे 2 लाख माइनस कर सकता हूँ, यानी वो वाला पॉइंट नहीं लगेगा कि भाई डिडक्शंस पे लिमिट लगाओ, हमारे पास नॉर्मल इनकम है नहीं, हमारे पास काफ़ी सारी नॉर्मल इनकम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो टोटल इनकम मेरे पास आ जाएगी, देखते हैं अभी कितनी। बच्चे मेरे को GTI का आंसर बता रहे हैं 9,35,000। ठीक है जी, तो 935 में से जब 2 लाख माइनस हुआ, ये रह गया जी 735। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। ठीक है, तो आई होप आपने सबने टोटल इनकम का फॉर्मेट बना लिया होगा। और एक बार मेरे को बता भी दो, किसी बच्चे ने अगर 1 लाख माइनस करके लिखा था या सोचा था कि यार 1 लाख माइनस करके लिखूंगा या पूरा लिखूंगा, एक बार बता दीजिए मुझे इस चीज़ के बारे में कि आपने ठीक किया था या गलत सोचा था, या जो भी आप अपनी कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं इस पर तो शेयर कर सकते हैं फटाफट से। मैं तब तक साथ साथ में टैक्स लाइबिलिटी वाला भी फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा। सर क्या क्या लिखें, कमेंट भी लिखने को कह रहे हो, ये भी लिखने को कह रहे हो, सोचने को भी कह रहे हो, कमाल कर रहे हो सर। बेटा यही तो बात है। फिर केस ए करेंगे पहले। केस ए में रेजिडेंट व्यक्ति है पक्का पक्का, और रेजिडेंट की उम्र कितनी है? रेजिडेंट की उम्र है जी 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। केस ए में रेजिडेंट 25 ईयर्स के हैं। मैं इसको कॉलमनर नहीं करूंगा क्योंकि सभी केसेस में डेफिशिएंसी अलग आती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हमारा। वैसे तो कल हमने ऐसा कॉन्सेप्ट कर लिया था बुक के अंदर, बट एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे हाथ भी चलने लग जाए पेपर के अंदर बढ़िया से। सेक्शन 112A वाले पॉइंट पे किसी बच्चे का कोई रिवर्ट नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम बच्चों का सही होगा, मतलब ठीक ही किया होगा बच्चों ने। वेरी गुड। तो अब हम करते हैं टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीज। तो नॉर्मल इनकम निकालने का तरीका क्या था भाई? टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम्स अलग कर लो, टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम्स अलग कर लो। 40, 70, 460। फटाफट बताओ नॉर्मल इनकम की फिगर क्या है? 40, 70, नहीं 70 का 60 है, 40, 70, 460। फटाफट बताओ भाई नॉर्मल इनकम की फिगर क्या आ रही है? माइनस करके हमारे पास यहाँ पे टोटल इनकम में से एक 80,000 में माइनस होगा, जो कि कैजुअल इनकम है, जो कि कैजुअल इनकम है 80,000 की। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 85,000। दूसरा तरीका क्या था इसे कैलकुलेट करने का? दूसरा तरीका था इन दोनों का जोड़ लगाओ नॉर्मल इनकम्स का और इसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, तो आपके पास नॉर्मल इनकम आ गई जी 85,000 एट स्लैब रेट्स।
एट स्लैब रेट्स। ये बात आपको याद ही होगी, जैसे ही आपको नॉर्मल इनकम का टैक्स निल दिखा, जैसे ही आपको नॉर्मल इनकम का टैक्स निल दिखा, 99.9% डेफिशिएंसी होगी क्वेश्चन में। सर 99.9 क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अगर सही नॉर्मल इनकम 2.5 लाख की आ गई तो भी टैक्स निल दिखता है, पर वहां डेफिशिएंसी नहीं आती। अगर सही नॉर्मल इनकम आपकी 2.5 लाख की आ जाती है यहाँ पे तो भी टैक्स निल दिखता है, पर वहां डेफिशिएंसी नहीं आती। सिर्फ एक वही केस है जहां आपकी टैक्स निल आने के बावजूद भी डेफिशिएंसी नहीं होती। बाकी हर केस में जहां भी ये टैक्स नॉर्मल इनकम का निल आया वहां पक्का पक्का डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी आपकी बच गई 2.5 लाख में से जब 85,000 आपने माइनस किया, ये डेफिशिएंसी आपकी बच गई 1,65,000 की। 1,65,000 की आपकी बच गई डेफिशिएंसी। आई होप क्लियर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, ना का मतलब ही नहीं। इसके बाद लिखेंगे हम टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स जब मैं लिखता हूं, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, डेफिशिएंसी भी है और साथ में अलग अलग स्पेशल इनकम्स भी हैं। मैंने आपको ऑर्डर बता रखा है, सबसे पहले डेफिशिएंसी एडजस्ट कीजिएगा LTCG से, सेक्शन नंबर 112 वाले। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं LTCG एट द रेट 20%, सेक्शन नंबर 112। एक हमें अंदर भी यहां कॉलम चाहिए होगा क्योंकि टैक्स की अमाउंट्स लिखा करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास LTCG 112 वाला कितना है। हमारे पास 70,000 का LTCG है, तो 70,000 में से सारा 70,000 एडजस्ट हो गया, ये बच गया जी निल। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस हमारी रहती थी STCG, सेक्शन 111A, सेक्शन नंबर 111A। ठीक है, तो सेक्शन 111A की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 111A वाला शॉर्ट टर्म गेन कितना है, 40,000 है जी, 40,000 है। तो डेफिशिएंसी तो भी और भी बची हुई है हमारे पास, डेफिशिएंसी और भी बची हुई है हमारे पास। तो 40,000 में से हमारा पूरे का पूरा गया, 40,000 में से सारा गया, ये इस पे लग जाएगा 15%, ये भी आ गया निल। अब बात करेंगे अगली, अगली बात किस पे होगी, LTCG एट द रेट 10%, पर इसमें एक चीज और लिखेंगे, LTCG इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। एट द रेट 10%, सेक्शन लिखेंगे 112A, सेक्शन लिखेंगे 112A, सेक्शन लिख देंगे जी 112A। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, मेरे पास 4,60,000 का लॉन्ग टर्म गेन है। इसमें से पहले 1 लाख होगा माइनस होगा 1 लाख, और बच्चों अभी डेफिशिएंसी भी बची हुई है हमारे पास। तो डेफिशिएंसी की अमाउंट कितनी है, 1,40, 1,10 यूज होगी, तो बाकी बची है 55, बाकी बची है 55, तो इसके ऊपर लग जाएगा 10%। तो 4,60,000 में से मैंने माइनस कर दिया 1,55,000, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10% से, तो ये आना चाहिए जी मेरे पास। एक बार चेक कर लो भाई सारे बच्चे, क्या हमारी कैलकुलेशन सही है। डेफिशिएंसी की अमाउंट 165 ही है ना हमारे पास, चेक कर लो भाई एक बारी, 55 की डेफिशिएंसी रहेगी ना, तो ये मेरे पास रह गया 30,500 रुपीज, 30,500 रुपीज। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। स्पेशल इनकम में पहले LTCG पे टैक्स लगाया, फिर STCG पे टैक्स लगाया, फिर LTCG पे लगाया, अब हम लगाएंगे कैजुअल इनकम पे, और कैजुअल इनकम पे जो टैक्स रेट है वो है 30%। सेक्शन इसका 115BB है। डेफिशिएंसी वैसे तो खत्म ही हो गई है, पर अगर बची भी होती तो भी यहां से एडजस्ट ना होती, ये आपको पता ही है। तो 80,000 के ऊपर 30%, 24,000, तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कितना आ गया जी मेरा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम आ गया मेरा 54,500, 54,500। तो इसको हम नाम देंगे टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस। सरचार्ज की बात तो होगी नहीं क्योंकि 50 लाख से नीचे हो आप, मेरे हिसाब से रिबेट की भी बात नहीं होगी, क्योंकि देख लेते हैं एक बार,
हमारी टोटल इनकम मेरा ख्याल उससे ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, बिल्कुल ठीक। तो रिबेट की भी बात नहीं हो पाएगी भाई, रिबेट की भी बात नहीं हो पाएगी। तो ये आ गया टैक्स बिफोर सेस। आई होप सबको क्लियर है रिबेट की बात हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टोटल इनकम हमारी 5 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो 54,500 का मैं 4% निकालूंगा, ये आएगा 2180। मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो किस किस का आंसर पहली बार में इसका सही आ गया था। 56,680, 56,680। जिन जिन बच्चों का पहली बार में आंसर सही आ गया था घर पे इस केस का, फटाफट से मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर हमने पूरी तरह से सब कुछ ठीक किया था, हमने रिबेट भी सोच ली थी नील है, रिबेट की भी गलती नहीं करी हमने। वरना क्या होता है कई बार फ्लो में हम लोग रिबेट दे देते हैं 12,500 की, पर टोटल इनकम चेक करनी है। काफ़ी बच्चों के थम्स अप आने स्टार्ट हो गए, आई होप। और एक बात और सुन लो, इस क्वेश्चन में अगर रिबेट एप्लीकेबल भी होती ना, अगर रिबेट एप्लीकेबल भी होती तो भी मैं रिबेट दे देता, क्योंकि कैजुअल इनकम के टैक्स में से रिबेट मिल जाती, कैजुअल इनकम के टैक्स में से रिबेट मिल जाती आराम से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर रिबेट एप्लीकेबल होती तो मैं अलाउ कर देता, वो रिबेट कैजुअल इनकम वाले टैक्स में से अलाउ हो जाती। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कैजुअल इनकम भी ना होती, अगर मान लो इस क्वेश्चन में कैजुअल इनकम का टैक्स भी ना होता, सपोज ना होता, तो मैं रिबेट नहीं दे सकता था। सर मजा तब आएगा जब LTCG 112A भी हो, साथ में कैजुअल इनकम भी हो और रिबेट भी हो, तो उसके लिए अगला एग्जांपल है आपके पास करने के लिए, ठीक है। तो दीपशिखा जी का ये आंसर सेकंड टाइम में आया है, बाकी सभी बच्चों ने क्लेम करा है कि सर हमारा ये आंसर पहली बार में आ गया था, बड़ी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, थोड़ा क्विकली जल्दी इसके बाकी के केस भी कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन, ठीक है। केस बी के अंदर रेजिडेंट है और 60 ईयर्स एज है, रेजिडेंट है और 60 ईयर्स एज है, ठीक है। पर्टिकुलर्स और रुपीस टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीस, नॉर्मल इनकम थी हमारी 85,000 की, एट स्लैब रेट्स नील, डेफिशिएंसी इस बार चेंज होगी, कल के क्वेश्चन में भी हमने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है, 215। उसके बाद क्या करते थे, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं फटाफट, LTCG 20%, सेक्शन 112 अभी अंडरस्टूड है कि डेफिशिएंसी एडजस्ट होगी यहां से, STCG 15%, सेक्शन 111A यहां से भी डेफिशिएंसी एडजस्ट होगी, ठीक है। और LTCG इन एक्सेस ऑफ 1 लाख एट द रेट 10%, सेक्शन 112A। तो पिछली बार तो डेफिशिएंसी 55,000 की रहती थी, इस बार 2,15,000 में से हमारी ऊपर डेफिशिएंसी एडजस्ट होगी 1,10,000 की, तो ये बच गई 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। तो ये आ गया जी हमारे पास 4,60,000 माइनस 1 लाख, भाई 1 लाख तो माइनस होगा ही ना, माइनस 1,05,000, डेफिशिएंसी की अमाउंट चेंज होगी, इसके ऊपर लग जाएगा 10%, तो 4,60,000 में से आप माइनस करोगे 2,05,000, ये बच जाएगा 255, और उसके ऊपर जब 10% लगाओगे तो ये आएगा जी 25,500, 25,500। और आखिरी चीज कैजुअल इनकम 30%, सेक्शन 115BB, सारी डेफिशिएंसी एडजस्ट हो चुकी है, बची भी होती तो भी कुछ ना होता, 24,000। तो ये आ गया जी मेरे पास 49,500, इसे हम बोलेंगे टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस 49,500।
इसके ऊपर लगेगा, इसमें से माइनस करेंगे रिबेट। स्टेप्स में जान के सारे लिखता हूं ताकि कोई भी चीज आपकी ओमिट ना हो पेपर के अंदर। ये आ गया टैक्स बिफोर सेस, और इसके ऊपर लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 49,500 का 4% आ जाएगा 1980, और 49,500 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 51,480। किस्मत अच्छी है हमारी, सारे आंसर्स राउंडेड ऑफ ही आ रहे हैं। केस सी में भी हमारा रेजिडेंट व्यक्ति है और मेरे हिसाब से 80 ईयर्स का होगा, रेजिडेंट 80 ईयर्स। तो एक काम करते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। वैसे देखो क्या फर्क पड़ेगा, डेफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा ना, तो अभी भी डेफिशिएंसी आपकी जो आएगी वो एलटीसीजी से आ जाएगी, सारी एडजस्ट हो जाएगी 112A से। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सिमिलर टू केस बी बट क्या चेंज होगा, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी विल बी रुपीज। अभी कितनी थी, 2,15,000 थी ना, तो ये 4,15,000 हो जाएगी, 4,15,000 हो जाएगी, 2 लाख से और बढ़ जाएगी। तो ये केस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कॉपी में ना भी सॉल्व करो, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलेगा, आपको पता ही है। केस नंबर डी में सॉल्व कर देता हूं। नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है और इसकी तो उम्र जितनी मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्वेश्चन में नॉन रेजिडेंट की एज है 91 ईयर्स, जितनी मर्जी एज हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट 91 ईयर्स वाला क्वेश्चन हम फटाफट से कर देते हैं, इस पर भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लगना भी नहीं क्योंकि डेफिशिएंसी आनी नहीं यहाँ, तो फटाफट टैक्स लगने हैं सारे के सारे। तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ ₹85,000 एट स्लैब रेट्स नील। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स, सर नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबिलिटी सिमिलर है। जी हाँ, अगर कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, नॉर्मली उसके ऊपर भी वही टैक्स रेट्स हैं जो रेजिडेंट पे लगते हैं, लेकिन एक्ट में स्पेसिफिकली कई जगहों पे नॉन रेजिडेंट को अलग रेट्स भी दे रखे हैं, बट फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें सेम रेट्स लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो स्पेशल इनकम में सबसे पहले मेरे पास क्या है, एलटीसीजी 20% वाला, सेक्शन 112 वाला। तो ये एलटीसीजी हमारा कितना था, एलटीसीजी हमारा था 70,000 का, तो 70,000 के ऊपर 20% पूरा लगेगा 14,000। उसके बाद एसटीसीजी 15%, सेक्शन 111A वाला ये था हमारे पास 40,000, इसके ऊपर लगेगा 15% यानी कि 6,000। उसके बाद था एलटीसीजी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, सर इसको भी 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, 10%, सेक्शन 112A। तो 4,60,000 में से 1 लाख गया तो 360 के ऊपर आपका लग गया 10%, 36,000। और आखिर में कैजुअल इनकम 30%, सेक्शन नंबर 115BB। तो 80,000 के ऊपर 30%, 24,000। तो भर भर के टैक्स लिया जा रहा है जिससे कोई डेफिशिएंसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा नॉन रेजिडेंट को। तो टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस 20 और 20 40 और 30 70 और 10
80,000 आना चाहिए जी ये। ठीक है जी, चेक कर लेना एक बार। 80,000 के बाद हमारे पास रिबेट तो है नहीं वैसे क्वेश्चन में एप्लीकेबल, तो नील कर देंगे। और उसके बाद हमारा लग जाएगा जी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 80,000 प्लस 4% हो गया 3200, तो टोटल आ गया जी 83,200। ये आ गई जी हमारी टैक्स लायबिलिटी। ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब आप पूरा इसे नोट कर लो और इसके नीचे एक नोट लिख देते हैं, डेफिशिएंसी cannot be adjusted by a non-resident. It is allowed to be adjusted only by a resident individual और HUF। इसको सिर्फ कौन एडजस्ट कर सकते हैं जी? इंडिविजुअल्स या HUF, वो भी अगर रेजिडेंट हैं तो। अगर नॉन रेजिडेंट हैं तो वो नहीं अलाउ करवा सकते जी इसको। नोट हो गया हो तो फटाफट एक बार थम्स अप कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आई होप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके आप तभी फोड़ पाओगे चीज़ों को अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया होगा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कई बार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं लेकिन प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं होती है तो पेपर में जाके दिक्कत आती है भाई। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब बताओ सर, अब क्या करवाओगे? 2 मिनट, नोट तो कर लिया आई होप सबने। देखते हैं आगे हमारे पास नोट्स के अंदर क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 7 हमने करा है, 8 बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 9 भी बुक के अंदर दिया हुआ है, ओके। और उसके बाद तो कंपनी के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पहले काम करते हैं हम। जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है इससे अगले वाला जो कि आपके पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। आई होप ये आपने ट्राई किया होगा। ट्राई करा है भाई? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 7 सबने ट्राई करा हुआ है? ठीक है जी, करा हुआ है बच्चों ने, ओके जी, ओके, ठीक है। और 9 भी करा होगा फिर तो, ठीक है जी। चलो मैं काम कर रहा हूँ अभी ना, पहले मैं एग्जाम्पल 9 डिस्कस कर रहा हूँ। 8 में ना एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने वाला है, मैं पहले 9 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। पहले 9 डिस्कस कर रहा हूँ,
9 के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें। पहली बात तो ये क्वेश्चन HUF का है, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा आपको कंपनीज का भी ओवरव्यू देना है, ठीक है, ताकि कंपनी के भी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर सको, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 9 में देखिए क्या है, एक HUF की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, PGBP इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, शॉर्ट टर्म गेन 111 है, LTCG है, ये सारा हमने टोटल इनकम में लिख दिया। देखो HUF की टोटल इनकम निकालते हुए हमने लिख दिया, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, ठीक है, अदर सोर्सेज सब आ गया। अब डिडक्शंस में आपको पता ही है, नॉर्मल इनकम जितनी होती है सिर्फ उतनी डिडक्शन मिलती है। हमारे पास तो सिर्फ 80,000 की डिडक्शंस हैं, तो आराम से आप माइनस कर सकते हो, 80,000 की डिडक्शंस आराम से माइनस कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऊपर कूट कूट के नॉर्मल इनकम भरी है। ये दोनों हमारी नॉर्मल इनकम्स ही हैं, आपको पता है, ठीक है। तो 1250 में से जब 80 आप माइनस करते हो तो बच जाता है जी 1170, 11,17,000, 11,17,000, तो 11,17,000 तक आई होप सबने लिख लिया होगा, 11,70,000 तक ये हमारी टोटल इनकम मैच होगी जी। डिडक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, HUF को भी डिडक्शंस मिलती हैं। हालांकि जब मैं आपको ATC to ATU पढ़ाऊंगा तब हो सकता है मैं किसी डिडक्शन में आपको ये पढ़ाऊं कि दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू एन इंडिविजुअल, दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू अ कंपनी, इस तरह से लिखा हुआ है वहां, लेकिन अभी हम लोग कॉमन लेके चल रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम आ गई हमारी, कितने की नॉर्मल इनकम आ गई देखो जी, हम नॉर्मल इनकम कैसे निकाले थे, 1170 में से 11,70,000 में से हम माइनस कर देते हैं स्पेशल इनकम्स, तो 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख भी स्पेशल इनकम है, 3 लाख भी स्पेशल इनकम है, और हमारी ये जो अमाउंट है जी 1,50,000 ये भी स्पेशल इनकम है। तो 11,70,000 में से आप माइनस कर लीजिए 5.5 लाख, 5.5 लाख, तो 6,20,000 की आपकी स्पेशल इनकम आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेना भाई, क्या 6,20,000 की स्पेशल ये नॉर्मल इनकम आ रही है, 6,20,000, तो 6,20,000 के ऊपर आप लोग लगाएंगे स्लैब रेट्स। ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा लगेगी स्लैब ए, स्लैब ए लगेगी भाई HUF के ऊपर हमेशा। तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर 12,500, और 1,20,000 के ऊपर 20% यानी कि 24,000, और 24,000 में जब 12,500 जोड़ा तो ये आ गया जी 36,500, 36,500। डेफिशिएंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्स निकल आया कोई ना कोई, तो डेफिशिएंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेफिशिएंसी अगर होती तो वो भी एडजस्ट हो जाती बिल्कुल उसी मैनर में जैसे इंडिविजुअल में होती है, बस रेजिडेंट होना चाहिए HUF, ठीक है। अब स्पेशल इनकम्स में एक तो मेरे पास LTCG है 20% वाला, सेक्शन 112 का, और इसकी अमाउंट है 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर एक काम करते हैं, वहीं लिख देते हैं, 3 लाख का 20%, तो ये अमाउंट आ गई जी 60,000। उसके बाद हमारे पास STCG है 15% वाला, सेक्शन 111A में 1 लाख, 1 लाख का 15%, 15,000। कैजुअल इनकम का रेट है 30%, सेक्शन 115BB में। अब तो बार बार अगर आपने सेक्शन लिखे होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो सेक्शन याद होने शुरू हो गए होंगे। 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये आ गया जी 45,000, तो 60 और 60 ये आ गया 120, 120 में जोड़ा 36,500, 156,500। क्या HUF को रिबेट मिलती है, क्या HUF को रिबेट मिलती है? द आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल, नो, ओनली अलाउड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप कहोगे सर 5 लाख से ऊपर है इनकम, लेकिन मैं कह रहा हूं वो लॉजिक नहीं है कि 5 लाख से इनकम ऊपर है इसलिए हम रिबेट नहीं देंगे। लॉजिक ये है कि ये इंडिविजुअल नहीं है SSC, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा उसी को रिबेट मिलेगी। अगर आप रेजिडेंट HUF हो
आपको रिबेट नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और एक बात और सुन लो, जो हमारा डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ दोनों को अलाउड है, लेकिन जो हमारा रिबेट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है। सर बड़ी मत्था खपाई है, बड़ा लोचा है सर चारों तरफ। बिल्कुल चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बारीकी में जाके वार करते हैं आईसीआई वाले। और इस बार का तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टैक्स का पेपर आया था, जो भी नवंबर अटेम्प्ट हुआ है, उसमें तो भाई साहब तोते उड़े हैं, और सभी के उड़े हैं। ये नहीं कि जो यहाँ पढ़े हैं उनके उड़े हैं, पूरे इंडिया का ये हाल है। टैक्स के पेपर में तो सभी के धुएं निकले हैं इस बार के। बहुत ज़्यादा बारीकी के पॉइंट्स, कई चीज़ों को अलग अलग मर्ज कर करके पूछा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है पेपर। पर कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तैयारी अच्छी करो, मेहनत करो, तसल्ली करो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स बिफोर सेस ये आ गया जी 156,500, और 156,500 का जब 4% निकाला तो ये आया जी 6260, और 156,500 जब इसमें जोड़ा तो ये आया 162,760, 162,760। आई होप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन पहली बार में ठीक कर लिया होगा। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कोई भी, किसी भी तरह की। सॉल्व कीजिएगा जी। 162,760 ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा नोट्स को और देखते हैं। एक काम कीजिए, सीधा आइए पेज नंबर, जहां हमारे एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं ना उससे पहले आना है हमने। थोड़ा सा नोट्स में से रीडिंग करते हैं और थोड़ा आपको होमवर्क भी देता हूं। पेज नंबर आपने खोलना है 18, पेज नंबर 18। घर से आप ये पढ़िएगा, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। ये स्लैब ए, स्लैब बी, स्लैब सी ऑलरेडी कॉपी में लिखवा चुका हूं, आप घर पे इसको पढ़ के देखना। नोट नंबर 1 वही वाला है, बर्थडे वाला, कि अगर कोई आदमी 60 ईयर्स का हो रहा है, सही सही 1 अप्रैल को भी अगर होगा तो ये मैंने सर्कुलर का रेफरेंस दिया हुआ है कि सर्कुलर नंबर 28 2016 का सर्कुलर है, उसके अंदर इन्होंने बर्थडे वाला पॉइंट क्लैरिफाई किया था। इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नॉन रेजिडेंट हमेशा स्लैब ए के हिसाब से टैक्स पे करेगा, ये आपको पता है। ये वाले रेट सिर्फ उन इनकम्स पे लगेंगे जो स्पेशल इनकम्स नहीं है। स्पेशल इनकम्स के टैक्स रेट क्या हैं, या 30% है, या 20% है, या 15% है, या 10% है, ये सारे आपने मेरे पास सीखे हैं। उसके बाद ना ये एक मैंने सेक्शन लिखा है, सेक्शन नंबर 115 BAC, जो बार बार हम कह रहे हैं इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। ये अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में ही आया है, और इन्होंने किसको ऑप्शन दी है, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स को। क्या ऑप्शन दी है कि आप अदर देन स्पेशल इनकम पे, स्पेशल इनकम के ये जो चैप्टर नंबर है वो छोड़ दो, अदर देन इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, यानी जो नॉर्मल इनकम है, आप नॉर्मल इनकम पे ये वाले स्लैब्स पे कर दो, आप ये वाले स्लैब्स पे कर दो। यानी आप ऊपर वाले स्लैब्स छोड़ दो जो आपको सिखाए हैं, और आप इसके हिसाब से टैक्स पे कर दो। सर एक बार बताना जरा ये स्लैब्स क्या हैं, पर लेकिन ध्यान रखना ये तभी कर सकते हो आप, देखो नीचे लिखा है मैंने, अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली अगर आप कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस को त्यागोगे, यानी उनकी नॉन अवेलमेंट करोगे, यानी कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जो एक्ट हमें देता है वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। इसीलिए ना ये अभी मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कौन कौन सी एग्जम्पशंस, कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं। और छोड़ो, अभी तो आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का फर्क नहीं पता। ये वाली सारी एग्जम्पशंस आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये आपको आती नहीं है, एक्सेट्रा। इसमें मतलब और भी बड़ा कुछ है। तो ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दी है, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दी है, ठीक है। एक बार स्लैब्स बता देता हूँ, बस आप हिंदी में इतना याद रखो, माइंड में अपने माइंड को इतना समझाओ कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ चाहे
तो ऊपर वाली स्लैब्स को त्याग कर ये वाली स्लैब रेट्स लगा सकता है अपनी नॉर्मल इनकम पे, अगर वो कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस छोड़ देता है। तो क्या है वो स्लैब रेट्स, देखो जरा। 2.5 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स, ये तो सेम है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, ये भी सेम है। अब आगे चेंज देखो, अभी हम क्या सीखते थे, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे सीधा 20% लगता था। यहाँ पे इन्होंने स्लैब बना दी 10% की, 5 से लेके 7.5 लाख, फिर 7.5 से लेके 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20%, फिर 25, फिर जाके 15 लाख से ऊपर 30 में चले गए आप। यानी जो आप पढ़ते थे 2.5 से 5, फिर 5 से 10, फिर अबव 10, इसको इन्होंने और स्प्लिट कर दिया। 2.5 से 5 तो सेम रखा, 2.5 से 5 सेम रखा, अप टू 2.5 सेम रखा, 5 to 7.5 एक नई स्लैब बना दी, ये 5% था ना। अगर आप देखोगे तो रेट्स 5% से बढ़ रहे हैं, रेट्स 5% से बढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेट्स 5% से बढ़ रहे हैं 5% के बाद, और इनकम बढ़ रही है 2.5 लाख से 7.5 to 10, 10 to 12.5, 12.5 to 15 और अबव 15। मतलब 5% के बाद टैक्स रेट बढ़ रहे हैं 5% से, और 5 लाख के बाद इनकम बढ़ रही है 2.5 लाख से। सर फिर तो सारे लोग यही फॉलो करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें 5 के बाद सीधा 20 नहीं लग रहा, 5 के बाद पहले 10 लग रहा है, फिर 15 लग रहा है, फिर 20 लग रहा है, और 20 के बाद भी सीधा 30 नहीं लग रहा, पहले 25 लग रहा है। बात तो ठीक लग रही है सर, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है ना, इस ऑप्शन को अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको एग्जम्पशंस वगैरह छोड़नी पड़ेंगी, और जब एग्जम्पशंस वगैरह आप छोड़ोगे तो टोटल इनकम आपकी ज़्यादा आएगी। मतलब अगर आप पुराने वाले स्लैब्स में रहते हो, पुराने वाले स्लैब्स में रहते हो तो इनकम कम आएगी पर टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा, और अगर आप नए वाले स्लैब्स में आते हो तो हो सकता है इनकम आपकी ज़्यादा आए, स्लैब रेट कम लगेंगे। तो इसमें आपको ना, आप कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। कई लोगों को पुरानी स्लैब्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और कई लोगों को नई स्लैब्स ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही हैं। पुरानी स्लैब्स उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जिन्होंने अपनी इनकम कैलकुलेट करते हुए तरह तरह की एग्जम्पशंस लेनी है, उनके लिए पुरानी स्लैब अच्छी है, क्योंकि वो एग्जम्पशंस ले लेकर अपनी इनकम कम कर लेते हैं। और जिन लोगों ने ज़्यादा एग्जम्पशंस अवेल नहीं करनी होती, उनकी एग्जम्पशंस ज़्यादा अगर है ही नहीं, तो ऐसे में वो प्रेफर करते हैं नए स्लैब में आना। आई होप अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा, क्योंकि अभी ये प्रोविजंस हमने आपको डिटेल में पढ़ाई नहीं है, इसलिए अभी हम कोई भी न्यूमेरिकल इसकी प्रोविजंस लगा के सॉल्व नहीं कर रहे, हम बिना इसके ही सॉल्व कर रहे हैं आंसर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सरचार्ज की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाली डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि ये अभी हमारा पेंडिंग है, इस पर मैं पी लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल अभी आप ट्राई मत करना, ये आपसे भी नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल अभी पेंडिंग है, ये मत ट्राई करना। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आप घर से रीड कर सकते हो, होमवर्क है आपका। और ये आपको पता ही है, मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने सिखाया था आपको, कि जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर गई सरचार्ज लग जाता है, तो हम कंपेयर करते थे 50 लाख वाले से क्या ले रही है गवर्नमेंट, और फिर रिलीफ निकालते होते थे। ये रेजिडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, दोनों पे एप्लीकेबल होता था। आप इसकी रीडिंग करके देखना एक बार घर पे, वैसे आपका इसका फंडा क्लियर है आपको, तो रीडिंग करके मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक इसके अंदर ना ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी पेंडिंग छोड़ देना। ये वैसे अजीब सा पॉइंट लिख दिया स्टडी मटेरियल ने, पर इसको क्लैरिफाई नहीं करा इन्होंने इतना अच्छा, इसको भी मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ, इसको भी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, बाकी पढ़ लेना। फिर ये रिबेट का पॉइंट है, रिबेट भी आप बार बार मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व कर ही रहे थे। किसको मिलती है रिबेट? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली, जिसकी टोटल इनकम किससे एक्सीड ना कर रही हो 5 लाख। कितनी रिबेट मिलेगी? जितना इनकम टैक्स है सेस से पहले उतनी रिबेट दे देंगे, पर 12,500 विच एवरेज लेस। जल्दी बताओ, जब हम कहीं लिखते हैं विच एवरेज लेस, अगर मैं लिखता हूं विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस, नंबर 1 टैक्स अमाउंट, नंबर 2 12,500, तो बताओ विच एवरेज लेस का मतलब क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम? विच एवरेज लेस का मतलब क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम?
टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस। तो बताइए लेस का मतलब क्या है यहां, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, फटाफट से बताइएगा भाई। देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है और क्या आता है। वन इज टू वन की रेशियो चल रही है मिनिमम। अब मैक्सिमम वाले बच्चे ने मैक्सिमम डिलीट कर दिया और एक और आंसर मिनिमम का आ गया है। भाई बाकी सत्संगी बच्चे प्रवचन सुन रहे हो क्या, फटाफट से बताओ मिनिमम है कि मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम बच्चे इस लेस को देखकर मिनिमम लिखते हैं। अब ये हमारी ना साइकोलॉजी है कि लेस का मतलब तो मिनिमम ही होता है, कम वाला, लेकिन आपको भैया कॉमन सेंस लगाना होता है लॉ पढ़ते हुए। आप इसको ना फिल करके देखो, अगर टैक्स अमाउंट मान लो 10,000 है और ये 12,500 है तो आपका क्या चूज होगा, 10,000, 10,000। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर ये टैक्स अमाउंट आपकी 15,000 आ जाती है, अगर ये टैक्स अमाउंट आपकी 15,000 आ जाती है तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, 15,000 की रिबेट नहीं 12,500 की रिबेट दो। इसका मतलब क्या हो गया, सोचो, इसकी हिंदी करके देखो। मैं सारा टैक्स की अमाउंट का रिबेट दे दूंगा, लेकिन अगर टैक्स का अमाउंट 12,500 से ऊपर जा रहा हुआ तो मैं आपको सिर्फ 12,500 का रिबेट दूंगा। बिल्कुल ठीक आंसर अब मेरे पास आने शुरू हो गए हैं सर, 12,500 मैक्सिमम हुआ, 12,500 मैक्सिमम हुआ, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं। तो एक्ट में जहां भी लिखा हो ना विच एवर इज लेस एग्जम्पशन शैल बी अलाउड, विच एवर इज लेस या फ्रॉम लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये लोअर लेस, इससे हमेशा इंटरप्रिटेशन ये आएगी कि मैक्सिमम इतने की एग्जम्पशन है। ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम एग्जम्पशन है। जहां भी लॉ लिखेगा विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस, इट मींस वो आपको मैक्सिमम लिमिट बताना चाह रहा है। उससे कम हो सकती है मैक्सिमम लिमिट से, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। आई होप अब बच्चों के आंसर ठीक आने लगे हैं। जिन भी बच्चों ने मिनिमम लिखा था, आई होप आपको आपकी गलती समझ में आ रही है। जी सर, जी सर, जी सर। बाकी इसके नीचे ये पॉइंट भी लिखवा दिया कि 87A का रिबेट 112A वाले टैक्स में से नहीं मिलेगा, ये आपको आता है पॉइंट। और सेस का पॉइंट आपको पता ही है कि एंड में जाके सेस लगेगा, और अगर सरचार्ज भी लग रहा हुआ तो पहले सरचार्ज लगेगा फिर सेस लगेगा एंड में जाके। ठीक है जी। इसके बाद ना हमारे पास फर्म के भी टैक्स रेट दे रखे हैं, फर्म के भी टैक्स रेट दे रखे हैं। फर्म वर्ड सुनते ही आपके माइंड में साथ में एलएलपी भी आएगी, साथ में एलएलपी भी आएगी। एलएलपी और फर्म सेम ट्रीटमेंट है नॉर्मली हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। रादर आपके माइंड में जीके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स भी आना चाहिए, क्योंकि हम भी एक पार्टनरशिप फर्म है। जीके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो हमारे टैक्स रेट देख लो भाई कितने हैं एक बार। हम जो भी नॉर्मल इनकम कमाते हैं, सर हमारी नॉर्मल इनकम क्या होती होगी, ऑब्वियसली फर्म की सैलरी इनकम तो होती नहीं होगी ना, हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसे हमने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। हाँ, हमारी पीजीबीपी इनकम जरूर है, फर्म की पीजीबीपी इनकम जरूर है, क्योंकि जो हम आपसे लेते हैं फीस वो होता है रेवेन्यू, और जो हम खर्चे करते हैं रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल आता है, और वो हमारा आ जाता है पीजीबीपी इनकम। तो पीजीबीपी इनकम पे सीधा 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 फ्लैट 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 30%, 30% टैक्स है भाई। 100 रुपया भी कमाया ना, 100 रुपया भी कमाया, 30 रुपये टैक्स, तो सीधा, कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, देयर इज नो एग्जम्पशन, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है हमारी। और एक बात और सुन लो ध्यान से, जहां जहां भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां सीधा फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट सीधा डसता है 30%, वहां डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। क्यों सर, खुद सोचो, जब कोई एग्जम्पशन लिमिट है ही नहीं हमारी,
तो हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई हमारी डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि हमारी अगर नॉर्मल इनकम जीरो भी है मान लो, तो हमें एग्जम्पशन वैसे भी नहीं मिलती कोई। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी स्लैब रेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता। माइंड में रखिएगा इस पॉइंट को। हाँ, हमें कुछ कंसेशन जरूर मिलते हैं, जैसे अगर हमारा 111A वाला शॉर्ट टर्म गेन हो जाए, 112 वाला लॉन्ग टर्म गेन हो जाए, 112A वाला लॉन्ग टर्म गेन हो जाए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला, इन पे वही टैक्स रेट्स हैं, इन पे वही टैक्स रेट्स हैं जो कि आपको मैंने सिखा रखे हैं पहले। इसीलिए अब देखो आपको और समझ में आएगा कि क्यों मैं इनको कंसेशनल रेट्स बोलता हूं, क्यों मैं इनको कंसेशनल रेट्स बोलता हूं। अब आपको और समझ में आ रहा होगा। जी सर, नवी शर्मा जी कह रहे हैं सर आपका दुख फ्लैट रेट से झलक रहा है। बिल्कुल, 30%, 30% इज अ वेरी हाई टैक्स रेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर आपके 10 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं, 3 लाख सीधा गवर्नमेंट की झोली, 3 लाख रुपया, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। कैजुअल इनकम वाला टैक्स रेट लगा रखा है, बताओ नॉर्मल इनकम पे, कैजुअल इनकम पे भी 30% टैक्स रेट है। और तो और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस करती है, ध्यान रखना टोटल इनकम वर्ड बोल रहा हूं, टर्नओवर वर्ड नहीं बोल रहा। टर्नओवर तो वो होती है जो आपकी सेल्स होती हैं, टर्नओवर तो आपकी सेल्स होती हैं। सरचार्ज लगना कि नहीं लगना उसके लिए हम टोटल इनकम देखते हैं। सेल्स में और टोटल इनकम में तो बहुत फर्क है। सेल्स तो आपकी ग्रॉस होती है बिना खर्चे माइनस करके, जबकि इनकम में तो खर्चे वर्चे माइनस हो चुके होते हैं। तो अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस कर रही है तो सरचार्ज का रेट है 12%। हाँ, रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहां भी है, मतलब सर सरचार्ज का रेट यहां अलग है। जी हाँ बेटा, मैं क्या करूं, आप इंडिविजुअल में सीखते थे 10%, 15%, 25%, 37%, वहां 50 लाख के बाद से शुरू हो जाता था सरचार्ज, यहां 1 करोड़ के बाद है। सारी समरी बनी हुई है, डोंट वरी, एक समरी बनाई हुई है आगे मैंने। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, ठीक है। और क्योंकि रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है तो फर्म को तो अलाउ नहीं होगी, फर्म को तो रिबेट अलाउ नहीं होगी। तो फर्म का कोई क्वेश्चन मैंने एंड में रखा नहीं हुआ, फर्म का क्वेश्चन हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, एग्रीकल्चरल इनकम, वहां पे मैं करवा दूंगा फर्म का क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं आपको फटाफट कंपनी की बात कर दूं। कंपनी में ना हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में ब्रॉडली 2 कंपनीज हम क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, डोमेस्टिक कंपनी में एक तो इंडियन कंपनीज आती हैं, जो इंडिया की कंपनीज हैं, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, एक तो वो डोमेस्टिक कंपनीज हैं। दूसरा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ कंडीशंस पूरी कर लेती हैं, उनको भी हम डोमेस्टिक कंपनी बोल देते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि आपको लिखा होगा पेपर के अंदर कि डोमेस्टिक कंपनी है कि नहीं है, मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट्स के हैं, गौर करना, ध्यान दीजिएगा, इस पे भी फ्लैट 30% टैक्स रेट है। पर अभी ना पिछले से पिछले बजट में रादर इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कर दिया था कंपनीज के मामले में, टैक्स रेट 25% कर दिया था, इसको मतलब डिक्रीज कर दिया था। और लेकिन डिक्रीज करने की कंडीशन लगाई थी इन्होंने, कंडीशन ये लगाई थी कि अगर आपकी टर्नओवर, ध्यान रखना, अब मैं टोटल इनकम वर्ड नहीं बोल रहा, मैं टर्नओवर वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत फर्क पड़ जाता है। टोटल इनकम अलग चीज है, टोटल इनकम तो 5 हेड्स को जोड़ के आती है, जबकि टर्नओवर तो सिर्फ आपके बिजनेस की टर्नओवर है, जो बिजनेस से आपने सेल जनरेट करी वो टर्नओवर होती है। अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट मतलब खर्चे बिना माइनस करे, अगर ये 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ तक है, कौन से प्रीवियस ईयर में, आपका प्रीवियस ईयर है 21-22, ये पिछले ईयर में नहीं देख रहे, उससे भी पिछले ईयर में देख रहे हैं। यानी अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का टैक्स रेट निकालना है आपने, तो प्रीवियस ईयर 19-20 की टर्नओवर चेक करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर 19-20 के अकाउंट्स वगैरह आप सब फाइनलाइज कर चुके होंगे, सब कुछ उसका फाइनलाइज, अभी 20-21 का तो हो सकता है ऑडिट वगैरह चल रहा हो, चीजें पेंडिंग हो, पर प्रीवियस ईयर 19-20 के आपके सारे कंप्लायंसेस हो चुके होंगे, उसकी टर्नओवर चेक कर लो। अगर वो 400 करोड़ तक है तो आप इस प्रीवियस ईयर में, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाऊं, तो अगर ये मेरा 1/4/19 है, ये मेरा 1/4/20 है, और
ये मेरा 1/4/21 है और ये मेरा 1/4/22 है, या 31 मार्च 22 लिख देता हूं, 31 मार्च 22 है ये। तो इधर का टैक्स रेट देखना, अगर इधर का टैक्स रेट अगर आपको देखना है कि इस प्रीवियस ईयर में क्या टैक्स रेट लगाना है, तो उसके लिए ये ईयर नहीं रेलिवेंट है कि पिछले साल में आपने कितनी टर्नओवर अचीव की थी। आप इस ईयर की टर्नओवर देखो, इस ईयर की 19-20 की 19-20 की टर्नओवर देखो। अगर इस ईयर में टर्नओवर आपकी अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 करोड़ है, तो आप यहां पे टैक्स रेट बिंदास लगाइए अपनी इनकम पे 25%। और अप टू 400 करोड़ जब हम लिखते हैं ना, तो आप ये लेके चलो, इसमें हमारी मोर देन 90% कंपनीज हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी अच्छी मूव कर दी है कंपनीज के लिए रिसेंटली। इसको ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को थोड़ा सा स्लैश कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है, और ऐसी एक लिमिट दे दी कि अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है, 400 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है, तो आप पे 30% टैक्स रेट लगेगा, वरना आप आराम से 25% टैक्स रेट पे करो, वरना आप आराम से 25% टैक्स रेट पे करो। ये डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं। और टर्नओवर कौन सी देखनी है, आई होप आपको समझ में आ गई है। जिस प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूं, उस प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं देखनी, क्योंकि वो ईयर तो भी चल रहा है, हमने एडवांस टैक्स भरना होता है भाई, तो एडवांस टैक्स के लिए रेट भी तो चाहिए ना। तो ये ईयर का टैक्स, ये ईयर की टर्नओवर नहीं देखनी। वो कहता पिछले ईयर की टर्नओवर भी छोड़ दो, आप उससे पिछले प्रीवियस ईयर की बात करो भाई, उससे पिछले प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स वगैरह सब फाइनलाइज हो गए होंगे, ऑडिट हो गया होगा, टर्नओवर फाइनल हो गई होगी, ये टर्नओवर चेक कर लो। अगर ये टर्नओवर आपकी 400 करोड़ तक है, तो आप इस प्रीवियस ईयर में मेरे को टैक्स भर दीजिए 25% टैक्स रेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी के अंदर जो टैक्स रेट दे रखा है, वो दे रखा है 30%, लेकिन लग जाएगा 25% अगर आप ये कंडीशन पूरी कर लेते हो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला इनका भी 15% पे, 112 वाला इनका भी 20% पे, 112A वाला इनका भी 10% पे, और ये भी इनका 30% है, वही सेम। एक काम और कर देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख भी लिख देता हूँ, बाद में कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए। इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, जो 112A वाला है वो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है, और यहां भी आएगा ये लिखा हुआ इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 112A वाले पॉइंट के साथ लिख लेना इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। ठीक है जी, बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये वाली सारी चीजें होगी। कैजुअल इनकम इनका भी 30% पे टैक्सेबल है। अभी इनको कुछ ऑप्शंस दे रखी हैं, ऑप्शंस को छोड़ दो। ऑप्शन तो अभी हमने इंडिविजुअल की नहीं सीखी अच्छे से, कंपनी की तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पर पिछले बजट में फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ इनको कंसेशनल रेट दिए थे, वो छोड़ दो अभी आप, इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। दीज बोथ सेक्शंस आर कवर्ड एट सीए फाइनल लेवल। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कंसेशनल रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के, ये सीए फाइनल लेवल पे आएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं काम करता हूँ, साथ साथ में फॉरेन कंपनी की भी रीडिंग करवाता हूँ, फॉरेन कंपनी की भी रीडिंग करवाता हूँ। फॉरेन कंपनी में सीधा टैक्स रेट है 40%, नो इफ नो बट, सीधा 40%। यानी अगर आप फॉरेन कंपनी हो, आप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो, बाहर कंपनी रजिस्टर करके इंडिया में कारोबार कर रहे हो, सीधा 40% टैक्स रेट है, जो कि बहुत ही हाई है मेरे हिसाब से। यानी 100 रुपए अगर आप कमाते हो, 40 रुपए सीधा आपने गवर्नमेंट को भरने, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है इसमें, 40% फ्लैट। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि अगर आपकी टर्नओवर इतनी हुई तो इतना भर देना, कुछ नहीं, सीधा 40%। हाँ, कंसेशनल रेट इनको भी दे रखे हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार बोल रहा हूं कंसेशनल रेट है। अब आपको समझ में आ रहे होंगे, जो लोग 30% 40% वाली स्लैब्स में घूमते हैं, बल्कि स्लैब छोड़ो फ्लैट रेट्स में घूमते हैं, उनके लिए तो भैया ये वरदान है। 15% 10%। आज अगर मैं सोचता हूं कि बैंक में एफडी ना करवाओ फर्म की, सोचो अगर मैं बैंक में एफडी करवाता हूं फर्म की, एफडी का जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए 30% टैक्सेबल है, फ्लैट रेट सीधा 30%। लेकिन अगर मैं उन पैसे को शेयर्स वगैरह में लगा देता हूं और 1 साल के बाद बेचता हूं,
तो उस पर सिर्फ 10% टैक्स रेट आएगा, वो भी 1 लाख से ऊपर वाले गेन पे 112A में कवर हो जाएगा, लिस्टेड शेयर्स वाला। तो बड़े ध्यान से आपको डिसीजन लेने होते हैं। हालांकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है, रिस्क है, बैंकिंग सेक्टर में कंपैरेटिवली रिस्क नहीं है, लेकिन टैक्स रेट्स हाई हैं। ये तो सर बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, अब एक कंपनी सोचो जिसको 40% टैक्स लगता है सीधा, अगर वो इंटरेस्ट कमाते हैं एफडी से, उनको 40% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पैसा शेयर्स में लगा के लॉन्ग टर्म रख के उसे बेचते हैं, उस पर सिर्फ 10% टैक्स रेट है, वो भी 1 लाख से ऊपर। तो इट मेक्स अ कंसिडरेबल डिफरेंस, सब्सटैंशियल डिफरेंस है। बात तो सही है सर। चलो मेरे को बातों में ना लगाओ, और सुनो और सुनो। सर क्या इन कंपनीज पे सरचार्ज का भी कंसेप्ट है? बिल्कुल है, सुनिएगा। पहले मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी टोटल इनकम, देखो सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखनी है, सरचार्ज के लिए टोटल इनकम देखनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, नो सरचार्ज। फर्म में भी देखो ऐसे ही था, फर्म में भी 1 करोड़ तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं था। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ थी, अगर एक्सीडिंग 1 करोड़ थी तो सरचार्ज था। डोमेस्टिक कंपनी में भी सेम है। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर गए, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई, लेकिन अगर 10 करोड़ तक है, अगर 10 करोड़ तक है, तो वहां पे आपका सरचार्ज का रेट है 7%। 7% वही इनकम टैक्स का निकालना है, जैसे आपने इंडिविजुअल में निकाला था। ये आपने खुद ट्राई करने हैं। आज क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। रिलीफ यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगा। रिलीफ वैसे ही निकालोगे कि 1 करोड़ वालों से कोई सरचार्ज नहीं लेते, लेकिन जैसे ही मैं 1 करोड़ से ऊपर जाता हूं मेरे पे आप सरचार्ज लगा देते हो। लेकिन अपने आप सोचना आप कैसे कैलकुलेशन होगी। और अगर आप कहीं 10 करोड़ से भी ऊपर चले गए, अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर चलेगी, तो हम सरचार्ज का रेट कर देंगे 12%। सरचार्ज का रेट कर देंगे 12%। यहां भी रिलीफ एप्लीकेबल होगा। यहां आपको फिर कैलकुलेशन वैसे करनी पड़ेगी कि मैं 10 करोड़ से ऊपर गया, मेरे से ये सरचार्ज ले लिया, और जो 10 करोड़ तक वाले हैं उनसे क्या ले रही है गवर्नमेंट। आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे आप इंडिविजुअल के केस में सोचते थे। एक बार घर पे आप रीडिंग करना आराम से, ठीक है। अभी मैं इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूं, ये वाली चीज को, ये नहीं पढ़ना आपने, बस ये ऑप्शंस वाला पॉइंट, ये ऑप्शंस वाला पॉइंट छोड़ देना। इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा इसका। आपने वैसे रीडिंग करनी हुई कर लेना, ठीक है, बट मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इसका। उसके बाद फॉरेन कंपनी पे भी सरचार्ज है, फॉरेन कंपनी पे भी सरचार्ज है। अगर आप 1 करोड़ तक हो, नो सरचार्ज। अगर तो 1 करोड़ तक की इनकम है, नो सरचार्ज। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ऊपर गए, 10 करोड़ तक हो, तो आपका सरचार्ज का रेट है सिर्फ 2%। सर कमाल कर रहे हो, डोमेस्टिक कंपनी से ले रहे हो 7% और इनसे ले रहे हो सिर्फ 2%। ऊपर इनसे ले रहे हो सरचार्ज 12% 10 करोड़ से ऊपर वालों से, और इनसे सिर्फ आप ले रहे हो 5%। सर ये क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर ये? देखो यार सिंपल सी बात है, फॉरेन कंपनी से पहले ही टैक्स रेट 40% ले लिया आपने इनकम का, पहले ही तो उनको अधमरा कर दिया। 40% टैक्स ले लिया सीधा इनकम का, पहले ही तो उन्हें अधमरा कर दिया। अब सरचार्ज तो कम से कम बख्श दो। सरचार्ज का रेट थोड़ा कम है, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज का रेट डोमेस्टिक कंपनी से कम है। फर्म के केस में सीधा 12% है 1 करोड़ से ऊपर। हमारे डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जाते हो तो 7% है, 10 करोड़ से ऊपर जाते हो तो 12% है, और फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ से ऊपर जाते हो तो 2% है, और 10 करोड़ से ऊपर जाते हो तो मात्र 5% है। ये तो आप एक बार फिर से रीड करोगे आपको याद हो जाएंगे। रिलीफ यहां भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलीफ तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को मिलता है, रिबेट नहीं मिलती थी। रिबेट का कॉन्सेप्ट यहां कहीं एप्लीकेबल नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो एक बार एक काम और करिएगा घर पे, ये समरी भी घर पे पढ़िएगा, समराइज प्रोविजंस। इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ, फर्म, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी सबको समराइज कर रखा है। इन पे रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इनमें रिबेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारा टेबुलर फॉर्म में आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। ये समरी बहुत आपको काम आएगी, पेज नंबर 23 पे बनी हुई है ये। और उसके बाद आपने क्या करना है, आज घर से
जो एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर बचे कुचे रह गए उनको आप ट्राई कर लो। आप ये मान लो कि टैक्स की कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक आपकी कवर हो गई हैं, एक आधा लेक्चर और लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। आप करना घर से पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें डोमेस्टिक कंपनी है, अलग अलग टर्नओवर दे रखी है और अलग अलग इनकम दे रखी है। 4 केस हैं, फॉर्मेट यहाँ बने हुए हैं, पर आप अलग से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अलग से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। आई होप टॉपिक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसकी रिवीजन भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, या देख लेंगे अगले लेक्चर में कुछ और करना होगा, थोड़ा बहुत बुक में से और भी कर लेंगे, पर ये मैं करवाऊंगा सॉल्व, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, डोंट वरी। बट जो जो आज मैंने बुक से आपको दिखाया है उसको प्लीज पढ़िएगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।